यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाती है आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाती है आशियाना, बोली लंबी उड़ान भरना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका ये पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे उनका मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिया है। यदि आप लोगों ने उनको भी नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी यदि आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो आप लोग वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज की सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास सेशन को जरूर जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, यानी कि ऋण से धन की ओर, या फिर धन से ऋण की ओर, या किसी भी दिशा में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो जो विद्युत की प्रवाह होती है वो कैसी मानी जाती है, धन से ऋण की ओर मानी जाती है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अगर जो बात किया इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, अगर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा अगर जो पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, ऋण से धन की ओर मानी जाती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा। इलेक्ट्रॉन, यानी कि कहने का मतलब क्या है, विद्युत प्रवाह की दिशा के विपरीत कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा चलती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विद्युत प्रवाह की दिशा के विपरीत चलता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, बताइए सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। आई थिंक आप लोग कर भी सकते हैं एकदम से अच्छे तरीके से। देखिए इसमें कहा क्या गया है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 0.4 एम्पियर दी गई है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए जो जो दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। अगर लैंप से 3 घंटे, यानी कि समय दिया गया है, यानी कि टी की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 3 घंटे, कितनी दी गई है, 3 घंटे, यानी कि 3 आवर्स दिया गया है। ठीक है, इसको क्या करना रहेगा, हमें सेकंड में चेंज किया करना रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3600 से गुणा करेंगे। अगर जो घंटे से हमें सेकंड में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3600 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इतना सेकंड हो गया। अब क्या करना है आपको, ये गुणा नहीं करना, नहीं तो आप लोग गुणा करने लगेंगे तो आपका टाइम बहुत नुकसान होगा। ठीक है, अब क्या करना है, आप देखिए फार्मूला लगाइए। क्या हमें चाहिए, आवेश चाहिए। आवेश क्यू आई टी में हमें एक संबंध चाहिए। आप लोग बताइए क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना आई की वैल्यू दी गई 0.4 एम्पियर, तो आप लोग रख लीजिए 0.4 एम्पियर। और उसके अंदर टी की वैल्यू दी गई 3 × 3600, ये इतना दिया गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसको गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर एक अंक पे दशमलव दिया गया तो इसको एक जीरो से हम लोग हटा सकते हैं। उसका अंदर क्या होगा, चार तिहाई कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में गुणा कितना करना है, 360 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है, 360 का। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, गुणा करिए। 12 से कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 12 से कितना हो जाएगा, 72, कितना हो गया, करी कितना आया, 7, उसके अंदर 12 तिया 36, 36 7 कितना हो गया, 43 हो गया। यानी कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4320 गुलाम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, बताइए इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, यानी कि वी की वैल्यू दे दी गई है, कितनी दी गई है, 220 वोल्ट दी गई है। यदि विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, यानी कि आई की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई, 0.50 या फिर 0.5 एम्पियर कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब की शक्ति की गणना करनी है, यानी कि हमें पावर की वैल्यू ज्ञात करनी है, पावर की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पी वी आई में एक संबंध चाहिए। कोई फार्मूला आप लोग जानते हैं जिसमें पी वी आई तीनों काउंट हो, तो हम लोग क्या जानते हैं, पी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर का अगर हम लोग किसमें पोटेंशियल डिफरेंट और किसमें आई से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि विद्युत धारा से हम लोग क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या आ जाता है, हमारा पावर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दिया क्या गया, वी की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो क्या करना है, हमें गुणा करना है। जैसे ही गुणा करेंगे तैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए आप लोग बहुत सारे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए एक मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर 5 देखेंगे तैसे ही आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में क्या होगा, अगर जो 5 है या फिर 25 है, 5 रहेगा, मान लीजिए 5 है, तब क्या करेंगे, 5 से भाग देने का या फिर गुणा करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सबको समझ आएगा एकदम सच्चे तरीके से। अगर जो यहाँ पे 5 से गुणा करना तो आप लोग गुणा करने बैठेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, 110 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जीरो जो है
यहाँ पर 0 पॉइंट है, तो क्या करेंगे 0 पर दशमलव लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर देंगे और ये काट देंगे। तो 110 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो 110 जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो एकदम सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैंने गुणा करने का तरीका क्या बताया, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 2 से गुणा करके 2 से भाग भी दे देंगे, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 2 से जब भाग करेंगे तो ये संख्या बराबर रह जाएगी, तो इसमें 2 से भाग दे दिया तो ये हो गया 110, ठीक है। ये गुणा करने का स्पेशल तरीका है, ताकि आपको एकदम सच्चे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये गुणा करने का ट्रिक था, ताकि आपको फंसे ना, जैसे आप लोग गुणा करेंगे इतनी देर लगेगा, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, तो मैंने तरीका से कर दिया ताकि ये आंसर जल्दी आ जाए। बाकी आप लोग उस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। अब विद्युत चुंबक क्या है, आप लोग सुने हैं या फिर नहीं सुने, चलिए मैं बताता हूँ कि आपको विद्युत चुंबक होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ये विद्युत चुंबक, जैसे बात किया चुंबक क्या होता है, चुंबक वो होता है, जैसे बात किया अगर जो उसको हम लोग लटकाएंगे, यानी कि किसी वायर में बांध कर लटकाएंगे, तो क्या होगा, उत्तरी और ध्रुव दक्षिण ध्रुव में क्या होगा, जाकर रुक जाएगा। ये चुंबक का क्या होता है, गुण होता है। अगर जो क्या हो जाए, मान लीजिए कोई भी क्या है, ऐसे ट्यूब रहती है, ठीक है, इसको क्या है, ट्यूब है, इसमें क्या होता है, ऐसे इसमें क्या हो रहा है, इसे अगर लपेट दिया जाए, इसमें वायर लपेट दिया जाए और इसमें धारा प्रवाहित की जाए, इसमें क्या किया जाए, धारा प्रवाहित की जाए, तो क्या होगा, ये इसके पीछे क्या हो जाएगा, वो प्रवाहित हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक। और इसके अंदर क्या रखा जाता है, यही पूछा गया है, तो इसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं, नरम लोहा रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग, नरम लोहा रखते हैं। अब नरम लोहा ही क्यों रखते हैं, क्यों हम लोग स्टील नहीं रखते या फिर निकल क्यों नहीं रखते, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे। तो नरम लोहा क्या करता है, नरम लोहा अगर जो विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो जल्दी से वो क्या करेगा, चुंबक के गुण को क्या कर देगा, एडजस्ट कर लेगा, और जैसे ही विद्युत धारा को क्या किया जाता, बंद किया जाता, तैसे ही क्या कर देता, ये तुरंत त्याग देता चुंबक के गुण को। तो इसीलिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। यहाँ पर नहीं पूछा गया, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो किसमें नहीं होता, विद्युत हीटर में होता है या फिर नहीं होता, तो जी हाँ बिल्कुल विद्युत हीटर में होता है। विद्युत इस्त्री में, यानी कि जिसे कपड़ा प्रेस किया जाता है, क्या उसमें होता है या फिर नहीं होता, तो उसमें भी होता है। विद्युत बल्ब में जी नहीं, बिल्कुल नहीं, विद्युत बल्ब में क्या होता है, नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन बताइए, 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। What is the continuous and closed path of the analytic current called? यानी कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, ये परिभाषा होती है, किसकी परिभाषा होती है, यही पूछा गया है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत परिपथ बोलते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बाकी यहाँ पर दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन बताइए, 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इसमें कहा क्या गया है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, यानी कि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जो जैसा है तैसा ही रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका जो प्रतिरोध रहेगा वो बढ़ेगा। चांदी के अलावा अगर जो मान लीजिए सोना, तांबा, कापर, निकिल कुछ भी होता, तो उसका अगर जो ताप बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। किसी भी धातु का अगर जो ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ये नियम होता है, जो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए, 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही न्यूमेरिकल दिया गया है, तो आप लोग देखिए, यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि क्या किया जा रहा है, चार समान प्रतिरोध है, यानी कि R1 की वैल्यू जो दी गई है वो R2 के बराबर है, और R2 जो है वो R3 के बराबर है, और R3 जो है वो R4 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, R4 के बराबर है। और हम इन सभी को मान ले रहा हूँ क्या, आर, इन सभी की वैल्यू मैं मान ले रहा हूँ कि आर है, ठीक है। ये आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या दिया गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, यानी कि आर एस की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 20 दिया गया है, 20 ओम दिया गया है, ठीक है। ये वैल्यू दी गई है, तो 20 ओम, यानी कि हम लोग चारों को जोड़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू 20। तो ये सब बराबर है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, यहाँ पर एक आर, यहाँ पर एक आर, 1 2 3 4, यानी कि 4 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। अगर जो आर की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो 4 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ओम हो जाएगी। तो 5 ओम कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम से हो जाएगा, ठीक है।
आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही क्यों सही है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था, बहुत ही न्यूमेरिकल था। आपको क्या करना था, केवल सीरीज क्रम का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, R1 R2 R3। अगर जो सीरीज में जुड़े हैं तो उनका जो प्रतिरोध होता है वो सभी के योग के बराबर होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 9वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विथ इंक्रीज इन लेंथ। तो बताइए क्या होगा अगर जो हम लोग क्या किया जा रहा है, लंबाई को बढ़ाया जा रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा। लंबाई को जो बढ़ाया जा रहा है तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध अगर जो मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके मार्ग में जो रुकावट आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, प्रतिरोध को एक और नाम से परिभाषित किया जाए, जैसे बात की जाए किसी अगर चालक के ताप, किसी चालक के तार का ताप यदि नियत कर दिया जाए, यानी कि भौतिक अवस्था को नियत किया जाए तो उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियत होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यल क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो हम लोग प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो लंबाई भी बढ़ेगी, अगर जो लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर जो बात की जाए समांतर क्रम में कहा गया ना, तो समांतर क्रम में अगर जो जुड़ा है प्रतिरोध, कुछ भी प्रतिरोध जुड़ा है, दो मान लीजिए 2-3 प्रतिरोध जुड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, आप लोग मानेंगे एकदम सच्चे तरीके से आएगा। मान लीजिए हम लोग R1 की वैल्यू मान लेते हैं 5, R2 की वैल्यू मैं मान ले रहा हूँ 5, और R3 की वैल्यू R1 R2 बस दो, यही मानिए, बस एकदम सच्चे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे R1 R2, अगर जो इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, देखेंगे ध्यान से, सबको समझ में आएगा। या फिर आप लोग कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 5 और 5 यानी कि 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/5। तो यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 5/2 आएगा, 5 क्या आएगा, 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5। अब आप लोग देखिए ध्यान से, इसमें जो प्रतिरोध दिया गया है वो कितना दिया गया, 5 ओम दिया गया है। ठीक है, 5 ओम दिया गया और आया कितना, 2.5 ओम आया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर जो समांतर क्रम में जुड़े हैं प्रतिरोध, कोई भी प्रतिरोध, यानी कि कितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनका जो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होता है उससे भी तुल्य प्रतिरोध क्या आता है, सबसे कम आता है। कहने का मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, आप लोग जब तक फिजिक्स लिए रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आएगा तब तक आपको काम दिया रहेगा। ठीक है, ये वो देखेंगे ध्यान से, समांतर क्रम में अगर जो जुड़े हैं प्रतिरोध, कितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं, 2 4 5 8 10 कितने भी जुड़े होंगे, तो क्या होगा, उनमें सबसे छोटा एक प्रतिरोध होगा। ठीक है, अगर जो उनका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालें तो सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा उससे भी कम आएगा उसकी वैल्यू, तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू। ठीक है, अगर जो वहीं पर बात किया श्रेणी क्रम में, यानी कि इसका क्या समझेगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो वहीं पर श्रेणी क्रम की चर्चा की जाए तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, मान लीजिए क्या R1 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई, 5 दी गई है, R2 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई, 6 दी गई है। तो R अगर जो हमें निकालना है, R सीरीज निकालना है, यानी कि RS की वैल्यू निकालनी है, तो 5 + 6 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, R1 + R2 होता है तो कितना हो जाएगा, 6 11 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मैं किसका बता रहा हूँ, अब श्रेणी क्रम के लिए बता रहा हूँ, श्रेणी क्रम। अगर जो 2 प्रतिरोध या फिर 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, 8 प्रतिरोध, 10 प्रतिरोध, कितने भी प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनमें क्या होगा, एक प्रतिरोध सबसे बड़ा होगा। उन प्रतिरोधों में जो बड़ा होगा उनसे भी अगर जो हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालें, सबका तुल्य प्रतिरोध निकालें, तो जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा, अगर जो समांतर क्रम में नहीं जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, अगर जो समांतर क्रम में जुड़ा है तो कम आएगा, यानी कि सबसे कम से कम आएगा। ठीक है, अगर जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो ज्यादा से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कहने का मतलब क्या है, मैंने बताया आपको, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, बी से हो जाएगा, समांतर क्रम में पूछा था। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा क्या गया, विद्युत प्रतिरोध यानी कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापा जाता है। यानी कि परिपथ है, यानी कि कोई भी वो परिपथ है, विद्युत परिपथ है, उसमें क्या हो रहा है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमें मापना है। तो हम लोग कैसे मापेंगे, किसकी सहायता से मापेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट इन मेजर्ड। तो अमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा, या डायनमो से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो पहली बात कोई नापने वाली युक्त तो है ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको गलत काट देंगे। अब बात की जाए अमीटर और वोल्टमीटर, तो अमीटर क्या होता है, अमीटर से क्या नापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को क्या कहता है, मापा जाता है। अगर जो वोल्टमीटर की चर्चा की जाए तो वोल्टमीटर
को क्या नापा जाता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो विभवांतर को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, विभवांतर को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट को मापा जाता है। कहने का मतलब क्या था, विभवांतर पूछा गया था तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा एकदम सही जाएगा। अगर जो विद्युत धारा पूछा जाता है तो आप लोग अमीटर बताते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 12th नंबर क्वेश्चन बताइए, 12th नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। व्हाट ऑफ टाइप फोर्स इज फेल्ड बिटवीन अनलाइक चार्ज, यानी कि जो चार्ज रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव है तो निगेटिव रहेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यही विजातीय आवेश होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा, या फिर चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल की अगर चर्चा की जाए तो लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं के बीच क्या कौन सा बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है। गुरुत्व बल क्या लगता है, दो आकाशीय पिंडों के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल बोलेंगे। ठीक है, और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो लगता है वो सभी वस्तुओं के बीच लगता है। ठीक है, अब बात आती है, देखेंगे ध्यान से सबको समझ में आएगा। विजातीय अगर जो आवेश रहेंगे तो क्या होगा, विजातीय अगर जो आवेश है यानी कि एक कोई भी आवेश है, इस एक की वैल्यू क्या है माइनस, और ये क्या है चार्ज, क्या है पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, यानी कि ये क्या है विजातीय है, यानी कि एक अलग है एक दूसरा अलग है। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, वो आकर्षण बल लगेगा। कैसा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो बात की जाए यहाँ पर, अगर जो माइनस और माइनस ले लिया जाए, माइनस एंड माइनस, तो क्या हो गए, ये सजातीय हो गए, यानी कि एक ही प्रकार के हो गए। तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। एंड अगर जो बात किया, अगर जो प्लस और प्लस ले लिया जाए, प्लस और प्लस चार्ज ले लिया है तो कौन सा बल लगेगा, तो भी ये सजातीय बल हो गए, तो इन्हें कौन बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या फिर नहीं संभव है। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना यानी कि पुनः चार्ज करना संभव है या फिर नहीं संभव है, आप लोग बताएंगे। तो संचायक बैटरियों की परिभाषा यही होती है कि जिन बैटरियों को हम लोग पुनः आवेशित कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, संचायक बैटरी बोलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन्हें हम लोग आवेशित कर सकते हैं, यही होती है संचायक बैटरी की परिभाषा, यही होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा गया है ओम के नियम से विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख, यानी कि जो खींचा गया ग्राफ होता है वो कैसा होता है, आलेख मतलब क्या होता है, ग्राफ कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन ओम्स लॉ द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंसेज। अगर जो हम लोग क्या कर दें, मान लीजिए आप ऐसे क्या कर दीजिए, यहाँ पर एक सिरे पर क्या ले लें आप लोग, मान लीजिए एक सिरे पर आप लोग भी ले रहे हैं और एक यहाँ पर क्या ले रहे हैं, आई ले रहे हैं। तो इसके बीच अगर जो आप लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये जो ग्राफ रहेगा वो कैसा डिनोट रहेगा, ये सीधी एक सरल रेखा आएगी। कैसी रेखा आएगी, एक सरल रेखा आएगी, कुछ इस प्रकार आएगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर साइंस की स्टार्ट हो जाती है, 8:00 PM पर साइंस की क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोग इस क्लास को जरूर जरूर अटेंड करिएगा। बाकी आपकी एक क्लास और मिलती है 9:00 PM पर। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसमें आपको मैथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैथ पढ़ाया जाता है। एंड अगर जो बात किया है 5:00 PM पर एक क्लास आपको मिलती है, इसमें आपको क्या कराया जाता है, सोशल साइंस यानी कि SST कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इन तीनों क्लास को एकदम से अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे। बाकी मैंने बताया है कि आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से अभी से पढ़कर आप लोग कितना 95% लेकर आ सकते हैं। कैसे लेकर आना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए उसको एकदम से अच्छे तरीके से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने एकदम से अच्छे तरीके से बताया कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने टाइम पढ़ना है, ताकि आपको एकदम से अच्छे तरीके से आप जो सब्जेक्ट है उन पर अपना कमांड हासिल कर सकें। ठीक है, तब आपको क्या हो जाएगा, एकदम से अच्छे तरीके से आप लोग 95% इजीली ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लाते भी हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, मामूली बात ज्यादा वो कठिन बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लेकर आते हैं, 95 हो गया, 96 हो गया, बहुत सारे बच्चे लेते हैं 92 93, बहुत सारे बच्चे लेकर आते हैं। तो आप भी लेकर आ सकते हैं। मैं नहीं कहने का मतलब यही है। ठीक है, कहा जाता है हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो इसी सेशन के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल पुनः 8:00 PM पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।